Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 4 and currently we are on exercise 4.1 और आज 4.1 की लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को कवर अप करेंगे। लेकिन उन्हें कवर करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस हमारे पास क्या है उसे देखेंगे। फिर नंबर 5 के अंदर ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है जिसे हम फैक्टोरियल रीड करते हैं, है ना, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, पास्कल सीक्वेंस किस सीक्वेंस को हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से हमारे पास डिफाइन होती है कि अगर आप इस तरीके से एक डॉट लगा दो, ठीक है, तो आपके पास फॉर n = 1 हमारे पास यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर आप n की वैल्यू 2 रखो तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 है ना। लेकिन आप इसके रॉ नंबर 2 को देखो तो रॉ नंबर 2 में हमारे पास बेसिकली 2 डॉट आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम रॉ नंबर 3 को देखें तो उसमें हमारे पास 3 डॉट आएंगे, रॉ नंबर 4 को देखें तो उसमें 4 डॉट्स होंगे, सही है। तो ये हमारे पास एक तरह से एक पूरी की पूरी सीक्वेंस चल रही है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि हमारे पास अगर एक रॉ मौजूद है तो उसमें टोटल डॉट्स कितने आ रहे हैं, या अगर हमारे पास टोटल 1 एंड 2 दो रोज मौजूद हैं तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 2 रोज हैं तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आपके पास 3 हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास टोटल 3 रॉज मौजूद हैं तो उसमें हमारे पास 6 डॉट्स मौजूद हैं। तो अगर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ रॉज हैज, है ना भाई, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला इसका जनरेट करना पड़ेगा, जिस फॉर्मूला को हम किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसी रॉ को, ये जो हमारे पास रॉ आई हुई है जिसमें 1, 2 एंड 3 डॉट्स हैं, इसी को अगर हम कॉपी कर लें कुछ इस तरीके से जैसे आपके पास यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बनते हुए आ रही है ना। और हम जानते हैं रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो हाइट मल्टीप्लाई बाय विथ हम कह सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ कह सकते हैं, सही है। तो हम उस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ के अंदर हमें एक डॉट दिखेगा, है ना। हाइट इसको कह देते हैं, हाइट में हमें एक डॉट दिखेगा। और अगर लेंथ देखें तो यहाँ पे 1 एंड 2 दो डॉट्स दिख गए। इसी तरह इस वाली रॉ की बात करें तो इसमें हाइट के अंदर 2 डॉट्स दिख रहे हैं लेकिन विथ के अंदर हमें 3 डॉट्स दिख रहे हैं। तो हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाइट और इसकी विथ का क्या रिलेशन है, कि हाइट अगर n है तो इसकी विथ n+1 है, सही हो गया। तो हम नंबर ऑफ डॉट्स को फॉर दिस रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या रेक्टेंगुलर सीक्वेंस हम n टाइम्स n+1 कह सकते हैं, है ना भाई। n हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास n हो जाएगा। इसको अगर मैं मार्क करके यहाँ पे बता दूं तो ये पूरा n है, n का मतलब हमारे पास हाइट, सही है। और ये हमारे पास जो है विथ कहलाएगी इसकी, सही है। इस विथ को हम क्या नाम दे रहे हैं, मैंने वेट लिख दिया है, सही है, इसको मैं विथ कर देता हूँ। इस विथ को हम n+1 कहेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हमारे पास हाइट के अंदर कितने 5 डॉट्स आ रहे हैं तो विथ के अंदर कितने आ जाएंगे, 6 डॉट्स हो जाएंगे, मतलब एक ऐड हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, एरिया का मतलब ये टोटल कैलकुलेशन, ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय विथ। तो इसको हम कह सकते हैं n टाइम्स n+1, सही हो गया स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारे पास रेक्टेंगुलर सीक्वेंस के लिए था स्टूडेंट, हमें तो ट्रायंगुलर सीक्वेंस के लिए चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये आधी हुई हुई है ना, हाफ अगर इसको हम हटा दें, इस पोर्शन को हटा दें तो ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस बन जाएगी। हाफ हटा दे तो ये दोबारा ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ये हाफ हटा दे तो ये दोबारा ट्रायंगुलर सीक्वेंस। तो हमने क्या किया, इसको ट्रायंगुलर सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो बेसिकली जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस हमारे पास होती है उसके फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया स्टूडेंट्स।
तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, फिर इंशाल्लाह फैक्टोरियल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस व्हेन n is equals to 7, 9, 12 एंड 16। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे फॉर n is equals to 7। हम 7 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस होती है, ठीक है, इसको मैं एस टी का नाम दे रहा हूँ, सही है। ये फॉर n इक्वल्स टू 7 ये हो जाएगी 7 टाइम्स 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला इस सीक्वेंस के लिए क्या है, फॉर्मूला था n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7 टाइम्स 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो दिस विल बिकम 28। सही है, मतलब अगर हमारे पास 7 रॉज हों, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो डॉट्स आएंगे वो 28 डॉट्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरीके से हम नंबर 9 को कैलकुलेट करें, तो भाई यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 9 है, तो ये हो जाएगा एस टी इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2। सही है, तो स्टूडेंट्स ये होगा 9 इंटू 10 ओवर 2, 2 1 ज़ा इंटू 5 ज़ा, तो 9 5 ज़ा 45। सही, तो आई गेस 12 और 16 के लिए भी आप कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, इतना ये टफ काम नहीं है। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ भाई फैक्टोरियल्स के ऊपर। ये फैक्टोरियल्स किस बला का नाम है, ठीक है। तो भाई फैक्टोरियल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये फैक्टोरियल्स हमारे पास क्या होते हैं, आपको कैलकुलेटर्स के अंदर भी आपके जो है वो ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है ना। और ये जो फैक्टोरियल्स बेसिकली हैं, ये हमारे पास फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास ये फैक्टोरियल्स डिफाइन है। ठीक है, वैसा तो न्यूटन साहब ने इसको ज़ीरो के लिए भी डिफाइन कर दिया था, ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स के लिए भी डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान के चल रहे कि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अगर आपके पास होगा तो n फैक्टोरियल का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, उसको ज़रा हम समझते हैं। इस n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2। ठीक है, और ये चलता जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास चलते चलते कहाँ तक पहुँचेंगे, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 तक। सही है, मतलब ये हमारे पास टोटल फैक्टोरियल का आंसर आएगा। इसको एग्जांपल के तौर पे हम सपोज करते हैं भाई कि मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब है, देखिए 4 अगर मेरे पास n के बराबर है तो यहाँ पे पहले n मतलब 4 आएगा, फिर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, फिर आ जाएगा 4 माइनस 3, देन 4 माइनस 4 नहीं भाई 4 माइनस 4 नहीं आ सकता है यहाँ पे, सही है ना। तो 4 माइनस 4 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ज़ीरो हो जाता है। और देखें एंड में हमारे पास लास्ट नंबर 1 आना चाहिए, तो वो यहाँ पे आ रहा है 4 माइनस 3 करके। तो भाई ये हमारे पास सिंपल होगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। मतलब ये 4 फैक्टोरियल जो हमारा है ये 24 के बराबर है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट हमारे पास इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि भाई फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। सही है, कुछ बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है कि 1 फैक्टोरियल जो है आपका स्टूडेंट्स ये 1 के ही बराबर है। ठीक है, और अगर 0 फैक्टोरियल आपके पास आ जाए तो ये भी आपके पास 1 के बराबर होगा। इस चीज़ को हम जब हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, तब इसको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे आता है। सही है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विथ जनरल टर्म an n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई इसको। फर्स्ट 5 टर्म्स जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, पहली टर्म निकालेंगे तो ये a1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 का मतलब तो 2 होगा, तो ये होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच विल बी जस्ट
1, है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिलेशन इस तरीके से हो सकती है हमारे पास। तो A1 जो है वो 1 के ही बराबर आया। अगर A2 कैलकुलेट करें, N2 रखेंगे फिर तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखें, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो 3 फैक्टोरियल को क्या मैं कह सकता हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या मौजूद है, 2 फैक्टोरियल मौजूद है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, बच जाएगा हमारे पास सिंपल 3। तो A2 जो है वो हमारा 3 के बराबर है। सही है। नेक्स्ट टर्म विच विल बी n इज इक्वल्स टू 3, तो ये रखेंगे A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं कर दीजिएगा कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल एक्सपेंड होगा कुछ इस तरह, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पे। सही है। इसको मुझे मजीद एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो सकता है। इस तरीके से कैंसिल नहीं हो सकता कि 2 1 ज़ा इंटू 2 ज़ा, ठीक है। ये कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिलेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12 के बराबर, तो A3 हमारे पास 12 आ गया। अब n इज इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स A4, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60 होता है। तो A4 हमारी 60 हो गई। A5 की बात करें तो भाई n इज इक्वल्स टू 5 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, which means 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 factorial divided by 2 factorial। कैंसिल आउट हुआ तो ये बच गया हमारे पास, ये तो हमारे पास स्टूडेंट 60 आ रहा था, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 360 हो जाता है, ठीक है। तो A5 360 के बराबर। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बन के आएगी उसमें फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही थी भाई, 1, फिर 3 12 60 360, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम किसकी, पास्कल सीक्वेंस की, जिसके लिए पास्कल ट्रायंगल को हम ज़रा देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पास्कल्स ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल के अंदर हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। जब मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल इंडक्शन हम करेंगे तब ये हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कि ये चीज़ है क्या, बड़ी कमाल की चीज़ है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है A+B होल स्क्वायर का, ठीक है, ये तो हमें स्क्वायर से रिलेटेड तो फॉर्मूला याद है। अगर हमारे पास ये A+B की होल पावर 9 हो जाए तब ये फॉर्मूला क्या आएगा। तो इस पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू भी, इसका भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। इतना पावरफुल ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखेंगे इसको। देखें यहाँ पे इसने शो करके भी बताया इसकी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो इसको हमें वहीं पे देखना है। फिलहाल इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं दे दूँ तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 एंड 1, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होके ये अब वैल्यू आएगी, सही है, और साइड बाय साइड वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतरती जाएगी, ठीक है। फिर 1 और 2 को ऐड करें तो 3, 2 और 1 को ऐड करें तो 3, 3 और 1 को ऐड करें तो 4, 3 एंड 3 को ऐड करें तो 6, 3 एंड 1 को ऐड करें तो 4, सही है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यही हमारे पास सीक्वेंस चल रही है। इन दो को ऐड करें तो 5 आएगा, इन दो को ऐड करें तो 10, इन दो को ऐड करें तो 10, इन दो को ऐड करें तो 5, इन दो को ऐड करें तो 6, 15 20 15 एंड 6, सही है। अब ये तो हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास रॉ वाइज अगर हम चलें तो हमें किस तरीके से वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो वो हमारी पास्कल सीक्वेंस कहलाती है, सही है। जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल।
जहाँ पे जो r है ना बेसिकली ये हमारे पास क्या चीज़ डिनोट करता है, डिनोट्स इट्स डिफाइंड कॉलम, एंड n जो है वो रो को डिफाइन कर रहा है कि भाई कौन सी रो की बात कर रहे हो, और r का मतलब कौन से कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉलम और ये रो कहलाती है। क्लियर हो गया। तो देखिए अगर हमारे पास r ज़ीरो है, ठीक है, और n हमारे पास 4 के बराबर है, तो फोर्थ रो के अंदर ज़ीरोथ कॉलम, मतलब पहला कॉलम जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम ज़ीरोथ कॉलम कहेंगे। ठीक है, इसको भी ज़ीरोथ कॉलम कह दो आप। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सही है, ये सारे ज़ीरोथ कॉलम है। तो भाई आर ज़ीरो हमारे पास अगर रखे तो ये हमारे पास वन आता है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर वन हो तो हमारे पास फोर्थ जो है वो 4 नंबर लिखा हुआ होगा उस कॉलम के अंदर। तो देख सकते हो चौथे कॉलम, यहाँ से मैं इन सबको मिटा दूँ अगर, तो आपको ज़्यादा विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दें पहले। तो देखिए भाई एन हमारे पास तो 4 है, मतलब हमारे पास कौन सी टर्म की बात हो रही है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सही, सॉरी बल्कि ये 0 1 2 3 एंड 4, इस रॉ की बात हो रही है हमारे पास। तो इस रॉ के अंदर जो हमारे पास जीरोथ ऑर्डर पे लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है वो 4 लिखा हुआ है, सेकंड पे 6, थर्ड पे 4th और फोर्थ पे 1। सही, तो जीरो से इंडेक्सिंग बेसिकली स्टार्ट करनी है हमने। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा था एग्जाम्पल में, अगर हम देखें कि जीरोथ ऑर्डर पे 1 है, फर्स्ट ऑर्डर पे 4 है, सेकंड ऑर्डर पे 6, थर्ड पे 4 और फोर्थ ऑर्डर पे 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन नहीं रब कर रहा। ठीक है, यहाँ से ये भी रिमूव कर देते हैं। तो भाई ऊपर मैं फॉर्मूला बेसिकली लिख रहा हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। सही हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल्स टू 5 6 7 एंड 8। तो पहले तो भाई n इक्वल्स टू 5 की बात करेंगे। सही है, और याद रखना है कि ये जो r होगा ये हमेशा n से छोटा और इसके बराबर होगा। सही है, मतलब यहाँ पे r की वैल्यूज हमें क्या क्या सेलेक्ट करनी है भाई, r की वैल्यू जब n 5 के बराबर हो तो r हमारा 1 2 3 4 5 के बराबर जाएगा। सही है, तो पहले ये फिफ्थ रो की बात करेंगे हम। तो भाई फिफ्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब r को हमें यहाँ पे क्या रखना है भाई, अच्छा ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो ये ज़ीरो भी आएगा। तो r को हम पहले ज़ीरो रख के देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 5 माइनस ज़ीरो का होल फैक्टोरियल। तो देखें 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़ फिलहाल रखें, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ, तो ये 1 आ जाएगा। और 5 माइनस ज़ीरो तो 5 होता है, तो ये 5 का ही फैक्टोरियल होगा। सही है, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल। सही है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचेगा ऊपर 1, डिनोमिनेटर पे भी 1 बच रहा है। मतलब यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी जो जीरोथ इंडेक्स पे आएगी वो 1 के बराबर आएगी। सही है, बना दें यहाँ पे बल्कि हम ट्रायंगल तो ज़्यादा बेहतर है ना। आई होप फैक्टोरियल से रिलेटेड समझ आ चुका होगा, तो इसकी नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं कि फिफ्थ रॉ के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो हमारा 1 है। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट जिसको हम R1 कहेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये 5 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है, ये 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 बचेगा। मतलब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मेरे पास 5 आने वाला है। ठीक है, देन r विल बी इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल
स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, तो स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड कर दे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर आएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 वन ज़ा एंड 2 टू ज़ा, तो 5 टू ज़ा, ये आ जाता है हमारे पास 10। मतलब इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो 10 के बराबर आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास r विल बी इक्वल्स टू 3 होगा, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। सही है, तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं इसे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल रखूँगा मैं इसको। सही है, ताकि 3 से ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। सही है, और यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल आएगा, जिसको मैं सिंपल 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 वन ज़ा एंड 2 टू ज़ा, तो ये वैल्यू अगेन हमारे पास किसके बराबर आ गई भाई, 10 के बराबर। ठीक है, मतलब आपके पास फर्स्ट वैल्यू 1, सेकेंड 5, थर्ड 10, और जो फोर्थ वैल्यू है वो भी आपके पास 10 ही होगी। सही है, फिर आपने 4 के लिए कैलकुलेट करना है, तो r इज इक्वल्स टू 4, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 माइनस 4 का मतलब 1, तो ये 1 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचेगा सिंपल 5, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 के बाद जो टर्म आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 5 के। और लास्ट टर्म हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, r इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह हमने 5 फैक्टोरियल रखना है, और ये होगा 5 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया तो ऊपर तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास 1 आ रही है। तो ज़रा चेक करके आते हैं भाई कि हमारे पास जो 5th रॉ है, ठीक है, बेसिकली ये 6th रॉ होगी क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, तो क्या उसके अंदर यही वैल्यूज़ है 1 5 10 10 5 1। चेक करते हैं भाई, यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है ना, ये रहा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5th आ गई। ठीक है, ये वाली हमारे पास टर्म है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड 5, थर्ड 10, फोर्थ भी 10, फिफ्थ फोर्थ जो है 5th आ रही है। सही है, तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। अब 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए क्वेश्चन हमारे पास लेंदी हो जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे करवाने की बिल्कुल नीड है इस चीज़ को। आप क्या रखेंगे, n की जगह 6 रखेंगे और फिर r को 0 से लेके 6 तक रखते जाएंगे। सही है, आपने n जो है वो 6 रखना है, मतलब ऊपर हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे थे, आप इस बार 6 फैक्टोरियल लिखते रहेंगे, बस डिनोमिनेटर में पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इसी तरीके से 6 तक जाएगा। तो आई गेस आपको इसमें कोई मसला नहीं आने वाला। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लाजम मुझे बताइएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन अ फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम 4.2 को स्टार्ट लेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।